thank Mr. Bhupendra Yadav, who's always been a big support to the movement that Times Network has done on keeping our eye on climate change. Can we have a big round of applause for Union Minister Bhupendra Yadav? Thank you, sir. Thank you very much for joining us at the Times Now Climate Summit. Before I get into specifics, I really want to ask you, how do you assess India's battle against climate change and protecting the environment? Words have been said many times. In terms of action, where do we stand today? It's on. नविका जी, क्लाइमेट चेंज ये केवल भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए दुनिया के जो देश इसमें कमिटमेंट करते हैं, उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इससे इंडिया की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने जो अपने एनडीसीज पेश किए, उसमें हमारे 5 एनडीसीज क्वालिटेटिव थे और 3 क्वांटिटेटिव थे। जो 2 पहले एनडीसीज थे, रिन्यूएबल की क्षमता को प्राप्त करना और कार्बन एमिशन को कम करना, जो हमने टारगेट 2030 में पूरे करने के लिए दिए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2021 में ही प्राप्त कर लिए। ये हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। तीसरा जो हमारा टारगेट था, देश में ग्रीन एरिया को बढ़ाना, और उसका जो टारगेट हमने था, हम उसके भी नजदीक पहुंचे हैं। दूसरा विषय है कि क्लाइमेट के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ मिलकर केवल सेमिनार और भाषण करना नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करना। जैसे हम अगर रिन्यूएबल की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को बनाया। एक समय होता था जब इनके हेडक्वार्टर्स दुनिया के जेनेवा से लेकर के और न्यूयॉर्क तक हुआ करते थे। भारत ने न केवल फ्रांस के साथ मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है, और आज दुनिया के 137 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने जो अभी अपना वीडियो दिखाया, जो बाढ़ आ रही है, जो सूखा आ रहा है, इसके लिए इस क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी हमने बनाया और उसका भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत में बनाया। तीसरा, जो इंडस्ट्रीज, हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जहां ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, इसका भी भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया, और उसको हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। अभी हाल ही में जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का चुनौती है, वो अपनी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए है। और हमारे टाइगर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो भी बनाया है, और 97 कंट्रीज में बिग कैट पाए जाते हैं। अभी लगभग 15 के करीब कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर भी बने हैं। तो पहला, हमने जो मल्टीलेटरल कमिटमेंट है उसको पूरा किया। दूसरा, हमने क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड इंटरनेशनल जो विषय हैं वो करे। तीसरा, दुनिया में जब नेट जीरो की बात चली है, तो भारत ने भी 2070 के अपने नेट जीरो का पूरा विजन दुनिया के सामने रखा है, और इसको प्राप्त करने के लिए हम कितना आगे बढ़े हैं। हमने 2019 के बेस पे अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो इन्वेंट्री है वो भी दुनिया के सामने रखी है।
मैं देख रहा हूं आपको अगले प्रश्न की जल्दी है, मैं इसको भी जारी रख सकता हूं और अगले प्रश्न का भी जवाब दे सकता हूं। यादव जी, आपने कई बार ये कहा है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाहते हैं कि जो आज के समय में दुनिया में टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कार्बन एमिशन है, और जो हिस्टोरिकली एमिशन हुआ है वो तो दुनिया के विकसित देशों ने किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। उनको अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन उनका है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, जिसके कारण कार्बन एमिशन हो रहा है। और इसलिए उनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ये अपना कमिटमेंट न करने के बाद भी भारत ने 140 करोड़ की जनसंख्या के बाद भी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करने की अप्रोच का रास्ता बनाया है। अगर रिसोर्सेज नहीं भी प्राप्त हुए हैं तो हमने अपने डोमेस्टिक रिसोर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया है। हमने मिटिगेशन के साथ साथ एडेप्टेशन प्रोग्राम में भी काफी ज्यादा तरक्की करी है, और उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे मूवमेंट को चलाकर प्रधानमंत्री जी ने लोगों को इंडिविजुअल स्तर पर भी इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ हमेशा कहता हूं कि हम हमेशा सॉल्यूशन के पार्ट रहे हैं, प्रॉब्लम के नहीं। भूपेंद्र यादव जी, भारत में किसी भी पॉलिसी का सक्सेस इससे देखा जाता है कि आम आदमी पर इसका कितना असर है। एक बात चली थी कि एसी के टेम्परेचर्स कंट्रोल कर दिए जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा सब जानते हैं, लेकिन लागू कब होगा ये कौन से चुनाव में तय होगा? पहले ये बता दीजिए। हम दुनिया के जो कूलिंग प्लान हैं, जो दुनिया की कन्वेंशन है, उससे बंधे हुए हैं, और एक पूरा डिजाइन देश ने दिया है इंटरनेशनल कूलिंग प्लान के लिए। उसमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है। मुझे लगता है कि ये 2050 के बाद ही ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि जब आप क्लाइमेट के लक्ष्यों को प्राप्त करने जाते हो तो आपको अपने देश की सरकमस्टांसिस के हिसाब से उन लक्ष्यों को देना होगा। इसको कहते हैं CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने दुनिया में जो अपने एनडीसीज दिए हैं, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने के दिए हों, चाहे हमने अपने रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाने के दिए, और कूलिंग प्लान में भी हमको एक्सेस टू एनर्जी और लाइफ स्टाइल ये भी लोगों को पहुंचानी होगी, और हम उस बैलेंस की अप्रोच पे चल रहे हैं। तो यानी कि एसी 22 डिग्री से नीचे नहीं हो सकता, ये सब 2050 में ही होगा? तुरंत तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी। मैं एक और भी सवाल पूछना चाहती हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज पर वादे कब करेगी? क्योंकि वादों की फहरिस्त लंबी होती है। कोई कहता है हम बसों में फ्री राइड देंगे, कोई कहता है कि हम दाल देंगे, चावल देंगे। क्लाइमेट चेंज पर जागरूकता लाने के लिए आपको लगता नहीं कि एक मास स्केल पर पॉलिटिकल पार्टीज का एक संवाद होना चाहिए जनता के साथ? वादे करने वाले दिल्ली से चले गए और इरादों पे काम करने वाले अब आपके सामने। तो ये इरादे कब होंगे? लगातार चल रहे हैं, मैं आपको उपलब्धियां बता ही रहा हूं। चलिए, अब आप जब राजनीति पे आ ही गए हैं तो मैं राजनीति पे पूछना चाहूंगी कि क्लाइमेट सब जगह चेंज हो रहा है, लेकिन राजनीति का क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा। राहुल गांधी अब भी महाराष्ट्र के चुनाव में अटके हुए हैं। आप महाराष्ट्र के प्रभारी कई बार रह चुके हैं, तो महाराष्ट्र के चुनाव में इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियों से अभी तक वो कन्विंस नहीं हो पाए हैं। क्या आपके पास इसका इलाज है? नहीं, इसका तो देखो, इसका इलाज तो बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि समझदार आदमी को तो किताब पढ़ के समझाया जा सकता है, समझने वाले आदमी को तर्क करके समझाया जा सकता है, जिसकी समझने की इच्छा ही ना हो उसको तो कौन समझा सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा था, एक उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मैं उसकी 3-4 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहला, उन्होंने लिखा कि कुछ विधानसभाओं में वोट बढ़ गए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 53 विधानसभाएं ऐसी थी जिसमें वोट बढ़े और इंडी गठबंधन जीता। मुंबई की तो ऐसी सीट थी जिसमें वोट बढ़े 30,000 और इंडी गठबंधन जीता 40,000 से। और मैंने मेरे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में उन सारी विधानसभाओं के नाम भी दिए हैं। वो 53 विधानसभाएं मैं आपके साथ शेयर करने को भी तैयार हूं। दूसरा, उनका एक तर्क था कि 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। ये औसत एवरेज लोकसभा में लगभग 8-8.5% था, महाराष्ट्र चुनाव में तो 7% ही था, तो वो भी ठीक नहीं है। तीसरा, उनका तर्क था कि कामठी एक ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 55% मिले। उस विधानसभा का रिकॉर्ड आप उठा के देखना, 2014 में भी इतने ही मिले थे। उस रिकॉर्ड, कोई सीट ऐसी होती है, 14 और 19 का रिकॉर्ड देखना। फिर उनका था कि इलेक्शन कमीशन जब चुना जाता है तो उसमें सदस्य में निष्पक्षता नहीं रखी जाती। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप खुद उस टीम में जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को चुनते हैं, तो आप ही भूल गए कि आप कौन है। तो आप उनकी जो तर्क देखोगे वो भी हास्यास्पद किस्म के तर्क है, तो अब कौन समझाए। लेकिन ऐसी मशीन आप निकालिए कोई क्लाइमेट की जो समझदार को समझ आ जाए। लेकिन उनका कहना है कि जो कमिटी चूज करती है उसमें से आपने चीफ जस्टिस निकाल दिया और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर, तो यानी कि 2 वर्सेस 1 में। यूपीए के समय में तो ऐसा भी नहीं था, आडवाणी जी ने कहा था, उसके बाद भी संपत को चुना गया। ये जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है ये तो हम ही लेकर के आए हैं। अब अगर अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं है तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। ये क्षमता की बात है या नंबर की बात है? अगर आपकी सरकार मानिए नहीं होती, कोई और विपक्षी पार्टी की सरकार होती है, तो 2 नुमाइंदे उनके होंगे, एक आपका होगा अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। ये तो लोकतंत्र में संसद में हमारे नंबर ज्यादा है तो हम उनको दे दें, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सरकार चलाने में ओपिनियन ली जाती है, राय ली जाती है, एक पैनल है, पैनल पे आपको राइट ऑफ करने का, अपने विषय लिखने का, अपने विचार लिखने का अधिकार है। आपकी ओपिनियन ले लिए बिना तो काम होता ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये पैनल बना, नहीं तो यूपीए ने तो कभी बनाया ही नहीं। नहीं तो और आप अभी कह तो रहे हैं कि आजादी के फैसला आप लेंगे, वो ओपिनियन देंगे, वो जर्नलिस्ट हैं या लीडर ऑफ ऑपोजिशन? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तो ओपिनियन लेंगे, आपकी तो नहीं ले रहे, आपको तो मेंबर नहीं बनाया। आप काम है लिखने का काम आपका है, ओपिनियन देने का काम लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, डिसीजन लेने का काम सरकार का है। सबके दायरे बटे हुए हैं। लोकतंत्र तो इसी प्रकार से चलता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक नई कवायद शुरू की है। अब बिहार से लेकर बंगाल तक हो हल्ला शुरू हो गया है। बिहार में आरजेडी कहती है कि ये जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है ये एनआरसी फ्रॉम द बैकडोर है। इस पर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल गलत है। और देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूं, राहुल गांधी जी सभी सीटों पे चुनाव लड़े, सभी सीटों पे उनके पोलिंग एजेंट हैं, और सरकार जब बीएलए बनाती है, बीएलओ बनाती है, तो एक अधिकारी होता है, एक राजनीतिक पार्टी का, उनके हर बूथ पर है। और जब आपके पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी बैठते हैं तो फॉर्म 17 साइन करवा के लाते हैं। अगर प्रोसीजर में कोई गड़बड़ है तो आप बताइए। आपके तो 1 लाख आदमी बैठे हुए थे इलेक्शन प्रोसेस में, अकेले राहुल गांधी कोई सारे बूथ एजेंट तो नहीं होते, आपके सब पॉलिटिकल पार्टी के बूथ एजेंट हैं। बीएलए और बीएलओ की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं, तो इसमें गलत कहां है? और तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए हम कई चुनाव बुरी तरह हार गए, तो ये तो हमारे यहां पर तो इस बात को क्रेडिट देना चाहिए
कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के नाते कार्य को चलाता है। अब हारने का अर्थ लोगों के बीच में जाकर जन समर्थन जुटाना होता है, केवल इलेक्शन कमीशन को अपशब्द कहना नहीं होता है। तो बिहार में आपने 1 महीने का टाइम दिया और आपने कहा है कि अपना बर्थ प्रूफ ले आइए, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ ले आइए, आप इस देश के हैं वो ले आइए। तो ये तो वही कागज दिखाने वाली बात हो गई जो सीएए के वक्त बहुत बड़ा बवाल बना था। तो क्या नहीं देना चाहिए? तो ये एनआरसी फ्रॉम द बैकडोर है ना? आपके यहाँ कोई जर्नलिस्ट आता है, आप उससे उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगते हो, आप उससे उसके इलेक्शन कमीशन प्राइवेट कंपनी है, आप लोकतांत्रिक एपरेटस चलाने वाली सरकार है, नहीं, तो कंपैरिजन नहीं है। देखिए, सरकार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में हर पार्टी के बूथ एजेंट और नीचे के एजेंट को पूरा मौका दिया जाता है। सारी चीजें डिजिटल है और इलेक्शन कमीशन के विषय में जितना इलेक्शन कमीशन विपक्ष पार्टियों पे सख्ती करता है उतना ही हम पे करता है, हम सब स्वीकार करते हैं। यानी घुसपैठियों का इशू एड्रेस करने के लिए अब इलेक्टोरल रोल के द्वारा होगा, एनआरसी के द्वारा नहीं होगा। मैं फिर वही ये सवाल मेरे को पूछती लगता है ये प्रश्न जो है ये इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की सूची को जांच करने का एक तरीका है। क्या वो उनको दिए हुए मैंडेट से बाहर जांच कर रहे हैं? क्या जो जांच के पावर है वो उनके मैंडेट में नहीं है? अगर ये प्रश्न है तो इसका जवाब दिया जा सकता है। बाकी मैंडेट में अगर कोई भी सरकार का संस्थान, कोई भी न्यायालय, कोई भी क्वेसी जुडिशियल बॉडी अगर कार्य करती है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। लेकिन सवाल सिवाय बीजेपी के सब उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं क्या आपके अलायंस पार्टनर, हमारे अलायंस पार्टनर तो नहीं उठा रहे, 36 पार्टी एलजेपी वगैरह सबसे आपने बात की है? नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हम थोड़ी बात करेंगे, हम थोड़ी ऑर्डर देते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और सभी राजनीतिक दल उसको मानते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक हम पहला कैसे बात कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन तो खुद इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान के अंतर्गत बनी हुई बॉडी है। आपने बताया कि 2 लोग आपकी सरकार से यानी कि चुनने में वो तो कोई भी सरकार आएगी, उसमें कोई बीजेपी और ये सरकार नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया है और ये संवैधानिक प्रक्रिया भी ओपिनियन लेने की इसी समय में शुरू हुई है। ये तो प्रक्रिया है, ऐसी तो कोई भी प्रक्रिया चुनी जाती है उसका एक तरीका होता है। तो प्रक्रिया जो निर्धारित होगी वो वोटिंग से नहीं होती है देश में, वो संविधान के द्वारा, न्यायपालिका हो चाहे कोई हो, संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करने के लिए होती है। अगर कानून असंवैधानिक होता है तो न्यायालय उसे रिजेक्ट कर देता है और कानून संवैधानिक होता है तो उसका पालन करने का सबकी जिम्मेदारी होती है। तो ममता बनर्जी कह रही हैं हाँ। कि 1 महीने में सब कुछ तय होना है, यानी कि बिहार के चुनाव आए खड़े हुए हैं और ये प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, पहले नहीं हुई। प्रक्रिया तो तभी शुरू होती है और हर साल इलेक्शन की सारी वोटर लिस्ट के चेक करने की एक निश्चित तिथि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है और इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि बूथ लेवल तक सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें सहभागिता करनी चाहिए और जो वोटिंग लिस्ट होती है वो सबसे ज्यादा पवित्र होती है और इसलिए उसमें सभी लोगों को सजग रह करके भाग लेना चाहिए। क्या कारण ये नहीं है कि पहले बिहार के चुनाव हैं, उसके बाद बंगाल के चुनाव हैं 2026 में, 2027 में यूपी के हैं, तमिलनाडु के चुनाव भी 2026 में है, तो यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर बीजेपी की नजर है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो तमिलनाडु हो। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा हो रहा है? हमारी नजर होने से क्या कोई 3 साल में चुनाव हो जाएंगे या 7 साल में हो जाएंगे? ये तो 5 साल की प्रक्रिया है, संविधान के अंतर्गत जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत कार्य होता है। इसमें अस्वाभाविक क्या है? जो भी विधानसभा अपना टर्म पूरा करती है उसका मैंडेट होता है, चुनाव होता है, प्रक्रिया है, मतदाता सूची में संशोधन की एक प्रक्रिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत पावर दी जाती है, उसी के अंतर्गत ये कार्यवाही की जाती है और इस प्रक्रिया का सभी को पालन करना चाहिए। हम भी इसका पालन करते हैं। मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ, आपकी पार्टी की किसी भी विपक्षी दल से कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, दोस्ती नहीं है? हमारी तो सभी से, हम तो देश में सर्वानुमति के विषय को लेकर के चलते हैं
और हमारी पार्टी में पहली बार हुआ है कि आतंकवाद के विषय पे सभी दलों के सांसदों ने कितनी अच्छे तरीके से जाके विदेश में बात रखी है। ये इस बात को दर्शाती है कि राष्ट्र हित में हम सब दलों की सर्वानुमति को लेकर के चलते हैं। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपने चुने उसमें पार्टी से नहीं पूछा, जो पार्टी के साथ जिनकी थोड़ी अनबन थी जैसे शशि थरूर, उनको आपने बड़ी अच्छी तरह से उठाया, भेजा और एक तरह से पार्टी की अंतरकला को बढ़ावा दिया। मेरा मानना है ऐसी छोटी बातों को नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है और राष्ट्रहित में सभी सांसदों ने जाकर बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन अगर पूछ लेते तो कुछ बुरा होता। सारी प्रक्रिया होती है, संसदीय पार्टियां बनती हैं या जैसी वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है उसमें सब लोग आते हैं तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर सबसे बात करते हैं। और हर बार संसद के सत्र के पहले भी सर्वदलीय बैठक होती है और सबकी सहमति से ही संसद चलती है। ये हमारी संसदीय परंपराएं हैं और इनका पूरा पालन किया जाता है। लेकिन ये जो आपने 7 डेलीगेशन भेजे थे ये संसदीय परंपरा के तहत तो नहीं भेजे थे। इसको बढ़ाने का बात है, परंपरा निर्मित भी की जाती है, परंपराएं तो आगे बातचीत करने में दिक्कत क्या? बातचीत सबसे हुई है। नॉट फॉर चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्टी के संसदीय मंत्री सभी लोगों से बात करते हैं। भूपेंद्र यादव जी, अब एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रीएम्बल में कुछ शब्द थे जो इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट द्वारा लाए गए थे। ये शब्द चाहे वो सोशलिस्ट हो चाहे सेक्युलर हो, ये शब्द अब इन पर विचार होना चाहिए कि ये रहने चाहिए या हटाए जाने चाहिए। आपको लगता है इस पर विचार जरूरी है? नहीं, ये उन्होंने विषय रखा है 42nd अमेंडमेंट को, इमरजेंसी के प्रोविजन को लेकर बार बार इस देश में विषय उठे हैं और ये विचार अगर रखा है तो ये उनके विचार हैं। और 42nd अमेंडमेंट पे बहुत लोग लिखते हैं, 42nd अमेंडमेंट की पृष्ठभूमि पे भी लिखते हैं। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में हमने आर्टिकल भी लिखा है, उसमें जो इमरजेंसी के ऊपर लेकर के किताबें लिखी गई हैं, चाहे कुम्मी कपूर जी के द्वारा लिखी गई हो चाहे श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई हो, उसमें लगातार ये भी सामने आता है कि 42nd अमेंडमेंट को करने के पीछे जो एक बड़ी मंशा थी वो देश के संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की भी थी। और ये जो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो, सुप्रीम कोर्ट को उन्हीं के समय में कहना पड़ा जब कांग्रेस का शासनकाल था। और उस समय के अगर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनके भी विषय को मैंने अपने आर्टिकल में कोट किया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो मूल संविधान बना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, और उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो उसका है, चाहे हमारा गणतंत्र हो, हमारा लोकतंत्र हो, हमारा संघीय ढांचा हो, हमारे निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, हमारा स्वायत्त जुडिशरी का सिस्टम हो, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, ये सबका तो पालन सब राजनीतिक दलों को करना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट में बेसिक प्राइम्बल को जो अमेंड किया, उस पे कई विद्वान लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो लोकतंत्र में विचार तो उठते ही हैं। और विचार, आपका क्या विचार है? सेक्युलर शब्द रहना चाहिए या हट जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आ जाना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र आ जाना चाहिए ऐसा तो कोई किसी ने कहा नहीं है और ऐसा मैं भी आपको नहीं कह रहा हूं। और इस देश में तो बहुलतावादी पंथ निरपेक्ष स्वरूप इस देश का रहा है और इस देश में सभी धार्मिक पूजा पद्धतियों को मानने का एक अधिकार रहा है। ये हमारी परंपरा और संस्कृति में है, ये तो स्वाभाविक रूप से भारत के इथोस के अंदर है। तो सेक्युलर शब्द रहना चाहिए या हटना वो तो चाहिए? शब्द है, अब मेरे जो शब्द है उस संविधान को तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई भारत की जो हमारी परंपरा है, भारत में जो सभी विचारों को मानने की परंपरा है, उसमें तो हम सब लोग जीते हैं। पर आरएसएस आपकी बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उन्होंने ये डिबेट शुरू करने की बात कही है कि सेक्युलर शब्द पर विचार होना चाहिए, तो इसका मायने क्या है? अभी तो ये विषय आप रख रहे हो, लेकिन जो संवैधानिक विषय है उसको तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। आपकी अपनी पार्टी का जो संविधान है, और जब आप अपनी पार्टी में किसी को लेते हैं तो
उसे एक प्रण लेना पड़ता है और उसमें भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का एक शब्द है, क्योंकि प्लेज जो है वो कहती है आई बिलीव इन इंटेग्रल ह्यूमनिज्म विच इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. आई एम कमिटेड टू नेशनलिज्म, national integration, democracy, Gandhian approach to socio-economic issues leading to establishment of an egalitarian society free from exploitation, positive secularism and value-based politics. तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जब है तो ये डिबेट शुरू ही क्यों हुई कि शब्द सेक्युलरिज्म रहना चाहिए या नहीं? नहीं, हम तो कह ही रहे सबका साथ सबका विकास कहना और संविधान में रखना. आप लॉयर हैं, आप जानते हैं दो अलग संविधान चीजें में होती जो हैं. है वो तो अभी संविधान के अंतर्गत ही है और संविधान को हम स्वीकार ही करते हैं. मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि कई इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं. पुनर्विचार की ये जो बात है ये आती कहां से, इसका बेसिस क्या है? कौन सा जजमेंट है? जजमेंट है मिनेर्वा मिल्स 1980 का, बोमाई जजमेंट 1994 उसके बाद का. तो ये सब बढ़ते चले गए, लेकिन उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर कायम रहना चाहिए. लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, निष्पक्ष चुनाव आयोग है, फेडरल स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में तो सब विश्वास करते हैं. उसी को लेकर के हम भारत में संविधान के आधार पर शासन को चलाते हैं और संविधान ही भारत के शासन की मूल आत्मा है. भूपेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि इस वक्त विश्व में अशांति सी है, चाहे वो ईरान इजराइल की है. सीज फायर आजकल एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, तो वहां सीज फायर चल रहा है. यहां भारत पाकिस्तान का भी एक सीज फायर है जो बहुत डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है. कांग्रेस पार्टी कहती है नरेंद्र सरेंडर, प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया है और सरेंडर किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने ये सीज फायर करवाया और भारत डर गया. क्या जवाब देंगे? जवाब तो हमने दे ही दिया. ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के सभी सैनिक स्थानों को जिस सजगता के साथ हमारी सेना ने जवाब दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भारत ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के मामले में भारत किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा. और प्रधानमंत्री जी ने भी दुनिया में ये बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपनी सार्वभौमिकता के लिए और आतंकवाद के विषय पे किसी भी से भी समझौता करने को तैयार नहीं है. मुझे लगता है सबसे बड़ा जवाब है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें मिला है. पर ऑपोजिशन है कि मानती ही नहीं. अपोजिशन कौन नहीं मानता है, मैं तो जानता भी नहीं. आप जानते नहीं? अखबारों में लिखते हैं, पढ़ते नहीं? नहीं, मैं पढ़ता हूं लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है. अब जो नहीं मानते उनका क्या करेंगे? देश की जनता मानती है और देश की जनता ही इस देश की सबसे बड़ी भाग्य विधाता है. उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है. बट डू यू थिंक बिकॉज आप मल्टीलैटरल विषयों पर बहुत से देशों के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट का मुद्दा हो, आपको लगता है हम एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि वेरिएबल्स और कॉन्टेक्स्ट पिछले कुछ महीनों में बहुत बदल से गए हैं? नविका जी, ऐसा नहीं है. मैं पर्यावरण मंत्री बनने के बाद दुनिया के अनेक देशों में गया हूं. बल्कि कुछ समय पहले भी मैं जेनेवा गया था, नेपाल भी गया था, मल्टीलेटरल फोरम पे गया था. मैं बड़े गर्व के साथ आपको बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दुनिया के देशों से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि, उनकी लगातार लोकप्रियता और स्वीकार्यता, उनकी निर्णय लेने की पद्धति और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ भारत, इसकी प्रतिष्ठा के साथ भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. लगातार 4 सालों में ये चीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी. दुनिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में तीसरी बार लगातार लोगों के विश्वास को लेकर आगे बढ़ने के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है. 23 देशों के अब उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
और मेरा ये मानना है, और मैं बहुत सारी वार्ताओं में जाने के बाद इस विश्वास के साथ बढ़ा हूं कि उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। दुनिया की चुनौतियों के बीच में भी भारत ने सशक्त तरीके से अपनी आवाज को रखी है और आगे बढ़ाया है। मैं मानती हूं भारत आगे बढ़ा है। मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज कर देती हूं अपने सवाल को। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस में या उनके वक्तव्यों को हैंडल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आई? जो भी विषय आए हैं और जो भी विषय उभरे हैं, उनका स्पष्टता से जवाब दिया गया है और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, आगे ही बढ़े। भूपेंद्र यादव जी, लॉयर हैं आप, इसीलिए एक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि सीमित शब्दों में किस तरह से पतली गली से निकलना है, लेकिन आप कहीं नहीं निकलना है। आप समझदार लोगों में हैं जो चीजों को समझ जाती हैं, ना समझे वो नहीं समझते। भूपेंद्र यादव जी, 11 साल की आपकी सरकार हो चुकी है। बीजेपी जब से पावर में आई है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कार्य है, बड़ा कार्य, जो अब भी करना बाकी है, जो आप सबके एजेंडा पर सबसे ऊपर है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भारत आगे बढ़े, उसके लिए सब लोगों ने कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग से लेकर के ईज ऑफ लिविंग तक बहुत सारे पॉलिसी के रिफॉर्म्स हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एग्रीकल्चर तक भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। जेंडर जस्टिस से लेकर सोशल जस्टिस तक सभी आयामों पे सरकार ने बहुत संवेदनशील तरीके से कार्य किया है। लेकिन इस कार्य करने के पीछे एक ही मूल भावना है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने। वो यात्रा पे हम चल रहे हैं और उस पड़ाव को हम प्राप्त करेंगे, उसे ही प्राप्त करना बाकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्लाइमेट समिट में अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र यादव जी। मेनी थैंक्स टू यू एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वी कैन डू बेटर देन दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नविका जी, थैंक यू। एक और साल, एक और क्लाइमेट समिट, आगे भी हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर साझेदारी बिल्कुल जारी रहे। और मैं पूरे टाइम्स नेटवर्क को इतने संवेदनशील विषय पर हर साल आप ये लोग जो वार्ता आयोजित करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, एकेडमिशियन को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं, आपका ये योगदान क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में अवेयरनेस के लिए बड़ा काम करता है। आपको बधाई, शुभकामनाएं। Thank you very much, Honorable Minister Saab, for galvanizing the discussion. Request you to please be on stage here with us. We would like to request Navika to present the Minister with a token of our appreciation. Big round of applause, ladies and gentlemen.